हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची सिंह अपने इस चैनल सोशल टैबू में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में वुमेन्स एम्पावरमेंट वर्सेस सोशल टैबू पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वुमेन्स एम्पावरमेंट क्या है। तो जी हाँ, नारी सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे देश के समस्त क्षेत्र राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इन विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार पुरुषों की भागीदारी है, पुरुषों का समान अधिकार है, वैसे ही पुरुषों के समान नारियों को भी अधिकार प्रदान करना एवं उन्हें हर क्षेत्र में निपुण बनाना, उन्हें सुदृढ़ता प्रदान करना, उन्हें सुदृढ़ बनाकर उनके देश के हर क्षेत्र में उनकी योगदान को बढ़ाना ही वुमेन्स एम्पावरमेंट यानी नारी सशक्तिकरण है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारी सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई हैं नारी सशक्तिकरण के लिए। नारी सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज हर मोहल्ले में गूंजता है। ये लाइन हर मोहल्ले में गूंजती है, पर क्या वुमेन्स एम्पावरमेंट सच में हो पाया है? दूसरा, सुकन्या, कन्याश्री, विभिन्न प्रकार की ऐसी नीतियाँ अपनाई गई हैं, स्कीम्स लाए गए हैं लड़कियों के लिए। तो क्या सरकार कुछ मूल्य देकर या कुछ पैसे देकर वुमेन्स एम्पावरमेंट को बढ़ा पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए क्या सिर्फ आर्थिक सहयोग की ही ज़रूरत है, या आर्थिक सहयोग के सिवा भी हमें कई सारे तत्वों की आवश्यकता है? अब अगला बात करते हैं कि व्हाट इज सोशल टैबू। सोशल टैबू क्या है? तो सोशल टैबू यानी सामाजिक निषेध। सामाजिक निषेध प्राचीन समय से चलती आ रही कुछ अंधविश्वासों, रूढ़िवादी सोचों का लगातार लंबे समय तक चलना और आज तक उनका सामाजिक नियम के रूप में प्रयोग होते आना और हमारी परंपरा के रूप में बदल जाना ही सोशल टैबू है। आज हम जिन्हें परंपराओं के नाम पर एक अपना जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं, वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का रोड़ा है। जैसे वर्जिनिटी एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि आज के समय में हमारे देश ही नहीं समस्त विश्व में उभर कर आ रही है। मैरिज एक समस्या है, बाल विवाह एक समस्या है, एबॉर्शन एक समस्या है। ऐसी हजारों सोशल टैबूज हैं जिन्होंने नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न की हैं, जिसके कारण सरकार के विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी आज भी नारी सशक्तिकरण का विकास उस स्तर पे नहीं हुआ है जहाँ तक होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि वो प्रमुख रूप से कौन कौन से सोशल टैबूज हैं जिन्होंने नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न की हैं। तो वो सबसे पहला जो सोशल टैबू है वो है एबॉर्शन। तो ये एबॉर्शन कैसे नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में रोड़ा पैदा करता है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो एबॉर्शन जब एक बच्ची अपने माँ के गर्भ में आती है, उसी दिन से ये निर्धारित कर दिया जाता है कि बेटी है तो एबॉर्शन कराना है। अगर एबॉर्शन नहीं भी होता है, अगर वो धरती पे जन्म भी लेती है, तो भी उसके साथ विभिन्न प्रकार के भेदभाव किए जाते हैं। तो नारी का संघर्ष उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से वो अपने माँ के गर्भ में आती है और उसके शरीर के एक अंग के बनावट से कि वो नारी है, उसका भविष्य निर्धारित कर दिया जाता है। ये हमारे समाज की जो बहुत गंदी और घटिया सोच है, ये प्रदर्शित करती है कि एक नारी का अंग जो उसको यह प्रदान करता है कि वो नारी है, जो उसको एक नारी की पहचान देता है, वही पहचान एक नारी के विकास में बाधा बनकर उभरती है। ये एक बहुत ही निंदनीय समाज की निशानी है। अब अगला बात करते हैं कि एबॉर्शन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सोशल टैबू क्या है। तो वो है एजुकेशन।
अब आप ये सोच रहे हैं कि एजुकेशन भला कैसे सोशल टैबू हो सकता है? तो जी हाँ, एजुकेशन भी लड़कियों के लिए एक सोशल टैबू ही है। क्योंकि बच्ची अगर जन्म ले भी लेती है, तो जब 2 से 3-4 साल की होती है, तो जब उसकी शिक्षा दीक्षा की बात होती है, तो जब वो घर से निकलती है शिक्षा के लिए, तो शिक्षा का उसके जीवन में कोई ख़ास महत्व नहीं दिया जाता है। वो स्कूल से आए, तो उसको शिक्षा का कुछ ख़ास महत्व नहीं बताया जाता है। उसे घरेलू काम-काज और ऐसे संस्कार दिए जाते हैं जो उसके जीवन के विकास में कभी उसको आगे की तरफ अग्रसर ही ना करें। संस्कारों के नाम पे उसे धीरे चलना, धीरे बोलना, सहमना, आवाज़ न उठाना, उसे ये छोटी सोचों को संस्कार के रूप में हम देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जब पहली बार बच्चियाँ जाती हैं, तो हमारे देश की एक और बड़ी समस्या है भेदभाव, कि लड़की की पढ़ाई को कम महत्व देते हुए लड़का है तो इंग्लिश मीडियम, लड़की है तो हिंदी मीडियम। ये डिस्क्रिमिनेशन हमने बेसिकली उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्रों में ज़्यादातर देखा है, क्योंकि अतिरिक्त राज्यों में मैंने समय नहीं बिताया, पर इन दोनों राज्यों में मैंने जो समय बिताया है उसमें मुझे ऐसा लगता ही नहीं है, ये वास्तविकता है। दूसरी, शिक्षा के क्षेत्र में जब बच्ची आगे बढ़ना चाहती है, प्राथमिक शिक्षा तो आज के समय में सरकार भी बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान दे रही है और जनता भी थोड़ा जागरूक हुई है, तो प्राथमिक शिक्षा तो हो ही जाती है। पर जब उच्च स्तरीय शिक्षा की बात आती है, तो उच्च स्तरीय शिक्षा में लड़के ही आगे बढ़ पा रहे हैं, लड़कियां बहुत कम। हाँ, लड़कियां बढ़ रही हैं, पर उनका अनुपात बहुत कम है, उनका प्रतिशत बहुत कम है। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हम 21वीं सदी में होते हुए भी हम उतने सशक्त नहीं हो पाए हैं जितना हमें होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या शिक्षा के क्षेत्र में नारियां उतनी आगे बढ़ पाई हैं जितना उन्हें बढ़ना चाहिए, और अगर नहीं बढ़ पाई हैं तो क्यों नहीं बढ़ पाई हैं, वो क्या क्या समस्याएं हैं। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में ही आप भेदभाव करते थे। तो बच्ची जब माँ के गर्भ में है तो उसका संघर्ष शुरू हुआ, बच्ची जब शिक्षा के क्षेत्र में हुई तो वहाँ पे भी आपने भेदभाव करके कमज़ोर कर दिया। फिर बच्ची की कम उम्र में ही आप विवाह कर देते हो। तो नारी के लिए मैरिज भी एक बहुत बड़ा सोशल टैबू है, एक बहुत बड़ा सामाजिक निषेध है। क्योंकि शादी, आज की शादी 3 बिंदुओं पे होती है। आयु का आप ख्याल नहीं रखते, आप किसी भी उम्र में शादी कर देते हो। किसी भी उम्र मतलब 15-16 की शादी, 15-16 साल की लड़की हुई, आप उसका विवाह कर देते हो। और ये कुछ ही ऐसे घराने हैं या कुछ ही फैमिली हैं जिनमें कम उम्र में लड़कियों की शादी नहीं होती, पर कम उम्र में आज भी हमारे देश में बहुत लड़कियों की शादी होती है। आप अगर डाटा निकाल करके देखें तो कोरोना काल के दौरान, अगर आप डाटा निकाल के देखें तो कोरोना काल के दौरान हमारे देश में बाल विवाह सबसे ज़्यादा हुए, क्योंकि इसका मूल कारण ये है कि बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, स्कूल बंद हो गए। गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है। गरीबी एक ऐसा कारण है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि गरीबी किस किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। क्योंकि जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उन्होंने तो क्लासेस कर ली, पर जो हमारा एक तबका जो गरीबी झेल रहा है, उनकी ही बच्चियों की नहीं, बहुत सारी बच्चियों की शादी कर दी गई। तो कोरोना के दौरान जो हमारे देश में बाल विवाह का जो एक बहुत बड़ा समस्या है, ये समस्या ना सिर्फ कोरोना में तो खैर एक कारण था, पर ये समस्या वर्षों से चलती आ रही है, चल रही है और चलती रहेगी। क्योंकि इस समस्या को सरकार नहीं उखाड़ के फेंक सकती, इस समस्या का समाधान हम खुद कर सकते हैं। अब अगला बात करते हैं कि वो कौन ऐसी समस्या है जो हमारी शादीशुदा जीवन को और भी कमजोर बनाती है। वो समस्या है वर्जिनिटी। शादी से पहले लड़की को पवित्र माना जाता है, उसकी शादी तय होती है तो उसकी पवित्रता का प्रमाण मांगा जाता है। क्या पुरुष से भी प्रमाण मांगा जाता है? ये सवाल तो पुरुष पे भी उठने चाहिए।
वर्जिनिटी एक ऐसी समस्या उभर के आई है जो कि आज के समय हाइमेनोप्लास्टी को बहुत बढ़ावा दे रही है। हाइमेनोप्लास्टी मतलब औरत की वजाइना के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हाइमन कहते हैं, जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर खेल कूद, घुड़सवारी, साइकिल चलाना, इन विभिन्न कारणों से वो फट सकती है। पर इस फटने का वर्जिनिटी और पवित्रता से जोड़ना और जोड़कर देखना और किसी भी औरत की पवित्रता को निर्धारित करना कहाँ तक सही है। आज भी महाराष्ट्र में कुछ ऐसे तबके हैं, कुछ ऐसे समुदाय हैं जहाँ पर ये मांग की जाती है कि अगर लड़की पवित्र है तो सफ़ेद चादर बिछाई जाती है शादी के बाद, और जब वो ब्लीड करती है, यानी कि फर्स्ट सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद जब वो ब्लीड करती है, तो सुबह में पूरे समाज के सामने ये दिखाया जाता है कि हमारी बहुत पवित्र है, वो वर्जिन है। तो क्या वर्जिनिटी का प्रमाण ये है? तो जी, इस समय के साथ साथ जो हमारी साक्षरता दर बढ़ रही है, इस साक्षरता दर सिर्फ किताबों पे बढ़ रही है, पन्नों पे बढ़ रही है, हमारी सोच में हमारी साक्षरता नहीं दिखती है। क्योंकि इस ज़माने में भी, जिस ज़माने में वो हमारे प्रधानमंत्री के पद पे महिला है, हमारे राष्ट्रपति के पद पे महिला पहुंच रही है, विभिन्न सरकारी पदों पे महिला है, गगन में कल्पना चावला जा चुकी हैं, तो फिर महिला जब इतना आगे है, हम वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और हमें वर्जिनिटी का प्रमाण देना पड़ रहा है, तो हम कैसे एम्पावर हुए? सिर्फ पैसे से एम्पावरमेंट, नौकरी से एम्पावरमेंट नहीं मिलता है हमारे समाज को। तो वुमेन्स एम्पावरमेंट का वर्जिनिटी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो हमेशा नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में समस्याएं पैदा करता आ रहा है और करता रहेगा, क्योंकि हमारे समाज की ये बहुत बुरी सोच है जिसे सरकार नहीं, हम उखाड़ के फेंक सकते हैं। अब अगला बात करते हैं कि और अगली कौन ऐसी समस्या है जो नारी के जीवन में हमेशा एक संघर्ष खड़ा करता रहता है। तो हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, कार्टून, जिसके द्वारा आप समझेंगे कि नारी और पुरुष के जीवन में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं है। इक्वालिटी की जो बात की जाती है, वो इक्वालिटी कहाँ है, कब हमारी ज़िंदगी में आएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये इक्वालिटी कब हमारी ज़िंदगी में आएगी? कोई अगर हमारे समानता का अधिकार भी देता है तो ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर एहसान जताया जा रहा है। लड़की को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो कौन सा नया काम कर रही है? तो हमारा अधिकार है, आप कौन सा नया एहसान कर दे रहे हैं हमारे ऊपर? ये हमारा सवाल है कि कौन सा ऐसा नया हमारे ऊपर हमारा कल्याण कर दे रहे हैं। अगर हमें आप शिक्षा दे रहे हैं तो हमारा अधिकार है, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रशंसा का बात नहीं है। जो हम पुरुष समाज को कहते हैं कि लड़कियों को हम आगे बढ़ने दे रहे हैं, तो पुरुष समाज आगे क्या बढ़ने देगा? हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है किसी की। अब हम जो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर लड़की की शादी भी हो जाती है तो दहेज पे तो हम तौल ही देते हैं। जिस लड़की का दहेज दे के शादी होता है, जो लड़की अपने अस्तित्व को पैसों पर तौल करके शादी कर लेती है, तो फिर वो जीवन भर अपने हर वैल्यू को तौल कर बेचते ही रहती है। घर की हर जिम्मेदारी औरत का, कभी वो ये आवाज़ नहीं उठा पाती कि मैं भी अगर नौकरी कर रही हूँ, क्योंकि दहेज तो उन लड़कियों का भी दिया जाता है जो नौकरी कर रही हैं, जो बहुत अच्छे पद पे हैं, उनके भी दहेज दिए जाते हैं। हाल ही में अगर एक बहुत ही अच्छा अभियान चला था, 2017 की बात है, दहेज मुक्त बिहार। मुझे अब ये लगता है कि दहेज युक्त बिहार हो चुका है। जितना ही प्रचार प्रसार करते हैं उतने ही दहेज के किस्से हमें देखने को मिलते हैं। तो अब दहेज युक्त बिहार जो है, सिर्फ दहेज युक्त बिहार ही नहीं, अब दहेज युक्त भारत भी हो गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार हमेशा इस मुद्दे को लेकर के ज़्यादा फेमस रहते हैं, ज़्यादा प्रसिद्ध रहते हैं, क्योंकि बिहार में साक्षरता दर बहुत कम है। पर दहेज तो हर क्षेत्र में व्याप्त है, हर राज्य में व्याप्त है।
तो ये दहेज मुक्त भारत, दहेज मुक्त बिहार, दहेज मुक्त उत्तर प्रदेश जितना आप करते हैं, उतना आप अपने घर में बच्चियों को पढ़ाने और बच्चियों की शादी बिना दहेज दिए करने पे फोकस करें। तो आपको इस समाज में जो पोस्टर्स लगाने पड़ते हैं, सोशल मीडिया हैंडल पे आपको बहुत सारे पोस्ट करने पड़ते हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दहेज की शुरुआत समाज में और पोस्टर से नहीं होती है। दहेज देने की शुरुआत हमारे घर से होती है, तो इसका समाधान हमारे घर से हो सकता है, बाहर से नहीं। अब बात करते हैं कि अनइक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब एक लड़की दहेज दे के शादी करती है, घर आती है, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर पड़ती है, तो वो पूरे जीवन जिस लड़की की शादी कम उम्र में हो गई, उसके बच्चे भी कम उम्र में हो जाते हैं। जिस लड़की ने अपनी ज़िंदगी को जीना सीखा ही नहीं, वो एक नन्ही सी जान को एक नई ज़िंदगी दे बैठी, और उस ज़िंदगी में उसने एक शरीर दे बैठा, क्या उसे वो एक अच्छा इंसान बना पाएगी? क्या ज़िंदगी के तौर तरीके सिखा पाएगी जिसने खुद की ज़िंदगी के तौर तरीके नहीं सीखे, जिसने खुद दुनिया नहीं देखी कि दुनिया में कितने संघर्ष होते हैं? वो अपने बच्चे को संघर्ष करना, दुनिया का मतलब समझाना, संस्कार क्या होते हैं, संस्कार के नाम पे जो अंधविश्वास हम अपने बच्चों को देते हैं, धीरे चलना, धीरे बोलना, सहम के रहना, आवाज़ नहीं उठाना, बड़ों को जवाब नहीं देना, क्योंकि बड़ों का सम्मान होना, तो गलत सवालों का जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। जवाब नहीं देना हमारा संस्कार नहीं है। गलत जवाब देना गलत है, सही जवाब देना गलत नहीं है। तो पहले आप अपने बच्चे को बोलना सिखाइए कि उसे कहाँ जवाब देना है, कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। तो आप अपनी जो पुरानी सोच को संस्कार कहते हैं, इसी संस्कार नहीं कुसंस्कार कहते हैं, जो नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमेशा से रोड़ा पैदा करता आ रहा है और करता रहेगा। क्योंकि आप लोगों की जो सोच है, जो लोग ऐसी सोच रखते हैं, ये समाज को हमेशा गंदगियों से भरते रहेंगे और भरते आ रहे हैं, और ये जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये भरते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को स्वच्छ भारत अभियान का बहुत सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान गलियों, नालों, सड़कों को साफ करने से पहले अपने दिमागों को साफ करें, अपने मस्तिष्क पे झाड़ू मारे, और अपनी ये जो संस्कार के नाम पे घटिया सोच है, इसकी सफाई करें। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा है मिसट्रीटमेंट, जो हमें समाज मिसट्रीट करता है। क्यों करता है? किन किन क्षेत्रों में करता है? रेप की बात आती है तो लड़की के कपड़े छोटे हो जाते हैं, उसकी चाल चलन ठीक नहीं होती है, उसका रात में घूमना उसके रेप का कारण बन जाता है। चलो, रेप भी हमारी वजह से होता है। प्रोस्टिट्यूशन, जो हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन है, रेड लाइट एरिया किसके सहारे चलता है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। रेड लाइट एरिया में अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो किसके बच्चे जन्म लेते हैं? इस समाज के पुरुष ही तो रेड लाइट एरिया में जाते हैं, वही तो कोठा चलाते हैं, उन्हीं के पैसों से कोठा चलता है। और एक औरत सिर्फ एक कमरे में चार दीवारी में बैठ जाने से प्रोस्टिट्यूट नहीं बनती। जब इस समाज के पुरुष जाते हैं रेड लाइट एरिया में, तब उसे प्रोस्टिट्यूट का नाम दिया जाता है। तो एक प्रोस्टिट्यूट के बच्चे को भी आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं। बच्चा आपके समाज से आता है, आप इस समाज से निकल के वहाँ जाते हैं, बच्चा आपका होता है और आप ही मिसट्रीट करते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में, सोशल वैल्यूज़ के क्षेत्र में, आप जो जहाँ देखो तहाँ आप उन्हें गंदे नज़रिए से देखते हैं। कमेंट करने से पीछे नहीं हटते हैं, कुछ भी बोलना हो आप बोलते, जैसे लगता है कि आपका तो मानव अधिकार ही है। संविधान ने आपको स्पेशली दूसरों को बेइज्जत करने का, ह्यूमिलिएट करने का अधिकार दे रखा है। तो ये जो प्रोस्टिट्यूशन की बात है, रेड लाइट एरिया की बात है, जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उन्हें अपने चेहरे को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जो ये हमारा पुरुष समाज है, जो रेड लाइट एरिया चलाता है, जो औरतों को मजबूर करता है इस क्षेत्र में काम करने के लिए, उन्हें नकाब और बुर्का पहनने की ज़रूरत है, हमें नहीं। क्योंकि औरत प्रोस्टिट्यूट हो या कुछ भी हो, औरत औरत है, उसके भी अधिकार हैं, तो आप उसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। दूसरा बात करते हैं
गुड टच और बैड टच की हर रोज़ आजकल बातें हो रही हैं। तो ये जो बैड टच है, ये आता कहाँ से है? आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी रेप हो जाते हैं। तो ये जो घर में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक रेप हो रहे हैं, पहले तो लड़कियों के ही रेप होते थे, बच्चियों के, पर अब तो लड़कों के भी रेप होने लगे हैं। जी हाँ, ये सुनने में तो बहुत अजीब लगेगा, पर अब लड़कों के भी रेप होते हैं। आप इनका भी डाटा उठाकर देख सकते हैं कि अब लड़के भी सेफ नहीं हैं। पर आज मेरा मुद्दा विमेंस एम्पावरमेंट है, तो हम विमेंस एम्पावरमेंट पे ही बात करेंगे। विमेंस एम्पावरमेंट में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि औरत की शारीरिक संरचनाओं को इज्जत से जोड़ दिया जाता है। क्या एक औरत की योनि में ही उसकी इज्जत रखी है? किस भगवान ने लिख के भेजा है? और किस किताब में लिखा है, किस महाग्रंथ में लिखा है, किस पुराण में लिखा है कि औरत की इज्जत उसकी योनि में होती है? जब भी कोई बात होती है घर में, हमारे समाज में, तो हम ये बोल के चुप हो जाते हैं, हमारी इज्जत चली जाएगी। अगर हम इस पे आवाज़ उठाते हैं तो हमारी इज्जत चली जाएगी। लड़कों की तो इज्जत जाती ही नहीं है, लड़कियों की इज्जत पहले जाती है। लड़का कुछ करता है तो बेटा उसकी इज्जत नहीं जाती, लड़की की इज्जत जाती है। ये कह करके हम अपने एक और अगले कुसंस्कार को अपने बच्चों के मन में भरते हैं, और जब हमारी बेटी बड़ी होती है, माँ बनती है, तो ये बात वो अपनी अगली जनरेशन को शिक्षा और संस्कार के नाम पे देती है। तो जितनी समस्याएं हैं ना, जिसको हम बोलते हैं कि सामाजिक समस्याएं, इसका खुल के मंच पे बात करें। मंच पे नहीं, असली मंच आपका घर है। आप अपने घर पे बात करें, अपनी बच्चियों को आज़ादी दें, क्योंकि एक घर से दो घर, दो घर से 10 घर, और 10 घर से एक समाज बनता है, ना कि समाज से घर बनता है। घर से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। तो एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और सामाजिक निषेधों की समाप्ति अति आवश्यक है। तो आपसे ये विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप इन समस्याओं पर ध्यान दें और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दें। थैंक यू सो मच।